अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं क्लासिकल सिंगर, पॉप सिंगर और फोक गुलकारों की गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फरीद मियाँ? अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक। आप लोग सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम आगाज़ से ही इतनी दरख्वास्त करनी चाहते हैं कि आज हमारे अंदर रंजो गम का ऐसा रचाव पैदा हुआ है कि आंसू उमंडाने को है। इसलिए आज कोई किसी किस्म की फरमाइश ना कीजिएगा। वाह 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 वाह, कहे तो आप यूं रहे हैं जैसे आपके आगे 150 गानों की फरमाइशी चिटें पड़ी हुई हैं। बाबे हो गाने की फरमाइश तो पूरी कर नहीं सकते, 2 गिलास अनारों का जूस ही मंगा दो। किसने पीना है अनारों का जूस? असी पीना ही। बेटा, अपने शागिर्द की हालत देखो। तुम्हें चाहिए कि 2 बोतलें खून मंगवाओ। चलो कां जी, खून दियां बोतलां मंगा लो, किहड़ा जाया जानियां। तुसीं अपने नाल ड्रैकोला ते लई फिरदे हो। खबरदार खबरदार, अगर उस्ताद मोहतरम को ड्रैकोला कहा। ये शक्लों की ममासलत का ये मतलब नहीं है कि आदात भी वैसी ही हो। बेटा, आप मेरा दफा कर रहे हैं या आप मुझे बेइज्जत कर रहे हैं? आप क्यों घबरा रहे हैं? आपको दोनों चीजों की बड़ी अच्छी आदत पड़ चुकी है। कुछ भी होगा आप सामना तो कर ही सकते हैं। वाह जी वाह, दोवें खास साहब उर्दू इंज बोलते हैं जिवें दोपहर का अखबार कढ़दे आ। उस्ताद जी, उर्दू नूं छड्डो, इन्हां दे सिर वेखो। दरियाई घोड़ा जदों पानी चों साह लैण वास्ते मूंह बाहर कड्ढे ना, ते इन्हां दे सिर वर्गियां नासां तां चुकदा। तुसीं मेरे शगिर्दां वेखो, शेखां दा मुंडा जुगत किड्डी पक्की करन दिया। माफी चाहता हूँ, हमें पक्की जुगत और पक्का मुंह बहुत बुरे लगते हैं। यानी हम अपनी तकलीफ की वजह से गाना सुनाने से माजरत खा है और वो हमें जुगत पानी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। बुजुर्गों, गाना आप प्रोग्राम में कब सुनाते हैं? हमेशा अपने मुआशी हालात ही सुनाते हैं। शोखी ना करो, जो तुम्हारे गाने पे टिकटॉक बन रहे वो भी हम देख रहे हैं। गाना तो इन्होंने साढ़े जम्मन तो पहले गाया होना, ऐसा नहीं सुनिया। आपके ये जमने वाला हादसा कब हुआ था? और बुजुर्गों, अल्लाह की मेहरबानी ना 42 साल का हो गया मैं। तो हम अल्लाह के फजल से 62 साल से गा रहे हैं। तो बहुत गा लिया होंगे, जाओ घर नूं हुण। 62 साल से गा रहे हैं, हुण 2 ढोल ले लो तो किराए ते दिया करो। वैसे मैं माफी चाहना, पानी वाला घड़ा चुको ते थल्ले तुहाडे सिर वर्गे टोए पए हुंदे ने। यानी इसको मना कीजिए। बस बस यार, अब खामोश हो जाओ। खान साहब, तकलीफ में क्यों हैं? क्यों इतनी दुख भरी दास्तान अपनी जो है वो लेके बैठे हुए? फरीद मियाँ, बस गलती तो उस्ताद मोहतरम की ही है, मगर भुगतनी हम दोनों को पड़ी। अच्छा। एक फंक्शन मिल गया, एक साहब आए कि भाई बहुत पढ़े लिखे और बहुत हाई जेंट्री का फंक्शन है, तो आप लोगों को बुलाया है। अच्छा। आपको मालूम है, ये जो हाई जेंट्री होती है, पढ़े लिखे लोग, ये क्लासिकी मौसीकी ही सुनते हैं, बेशक इनको समझ में ना आए। ये कहते हैं कि इसमें उछल कूद नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, सुकून की महफिल होती है। और वो जो बुक करने के लिए आए थे साहब, उन्होंने कहा कि क्लासिकी मौसीकी भी डिमांड है, मगर चंद यंग लोग जो हैं वो पॉप सुनने वाले भी होंगे। तो पॉप का सुन के हम इनकार करने ही वाले थे कि उस्ताद मोहतरम ने हमें बाजू पकड़ के थाम लिया। इन्होंने कहा कि बहुत देर के बाद फंक्शन मिला है, इनकार मत कीजिए, ट्रैक ले जाएंगे साथ, सीडी वगैरह ले जाएंगे। हाँ। तो उस पे लिप सिंक मैं बहुत अच्छे कर लेता हूँ। लो, पॉप भी पकड़ लिया। और बुजुर्गों, पॉप जो है उछल कूद का नाम है। आप तो पीढ़ी पे बैठ जाए तो साथ दूसरा ना हो तो आप उठ नहीं सकते। आप अपनी जुबान बंद रखिए। पीढ़ी से उठ नहीं सकते। उस्ताद मोहतरम गवैये हैं, कोई दादी अम्मा की बड़ी बहन नहीं है।
वैसे खान साहब माफ कीजिएगा, पॉप सिंगिंग भी अब कोई नई चीज तो नहीं रही है, कई दहाइयों से गाई जा रही है। क्या हर्ज है इसमें कि अगर आप इस जदीद मौसीकी को भी थोड़ा बहुत सीख लें? फरीद साहब, ये इस उम्र में गोडों के दर्द की दवाई लें और पॉप सिंगिंग सीखें। ये तो यंग लड़कों का काम है। हे अलिफ से अच्छी, गाब से गुड़िया, जीम से जापानी, लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी। ओ गुड़िया जा पानी, ओ गुड़िया जा जा पानी, पी बाबा पू बा बी बी बाबा पू। अबे ओ बंद करो अपनी ये पोंपा। फरीद मियां, हम आपको अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहे थे। जी जी। तो पुरानी स्टोर से सीडियां वीडियां हमने झाड़ के साथ रख ली। अच्छा। और वहां पहुंच गए। वहां जब पहुंचे तो बस गलती ये हो गई, बहुत पुरानी पड़ी हुई थी सीडियां। किसी सीडी का कवर किसी और पे चढ़ा हुआ था, कोई और सीडी किसी और कवर में घुसी हुई थी। तो जब उन्होंने क्लासिकी मौसीकी की फरमाइश की तो उस्ताद मोहतरम ने सीडी लगवाई, तो लिप सिंक करने के लिए तैयार बैठे थे कि गाना नसीबो लाल का शुरू हो गया। अब सुनने वाले जो हैं वो इधर उधर देख रहे हैं कि शायद पीछे से नसीबो लाल की एंट्री होने वाली है। तो उस्ताद मोहतरम ने बड़ी चालाकी से नसीबों वाले एक्शन करने शुरू किए। हाँ। मगर उन्होंने इनके मुंह में झांका के पान तो नजर नहीं आ रहा मुंह में, और जनाना आवाज भी आ रही है। और जनाना आवाज भी आ रही है। तो उस वक्त तो हम इनके मती हो गए और मुरीद बन गए इनके, जब इन्होंने इंतहाई नाजुक और खूबसूरत जनाना एक्शन करने शुरू कर दिए। इतना कमाल का अंग बनाया इन्होंने, डोला अजला तो रेशमा तेरी। वो तो अल्लाह अल्लाह करके वो गाना पूरा किया इन्होंने। अच्छा। और हमने फिर बीच में चालाकी की, हमने अनाउंस किया कि उस्ताद मोहतरम लेडीज आवाज में भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। तो वो कुछ भांप गए कि कुछ गड़बड़ है। तो एक गैलस लगा के एक बुजुर्ग बैठे हुए थे आपके अजीजी मियाँ की तरह के। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई छोड़िए रेशमा वेशमा को, छोड़िए क्लासिकी मौसीकी सुनाइए खुदा के लिए। तो वो क्लासिकी मौसीकी वाली सीडी हमारे एक म्यूजिशियन ने झाड़ के हमें पकड़ाई कि ये है क्लासिकी मौसीकी वाली सीडी। तो वो जब लगवाई तो क्लासिकी मौसीकी शुरू की। तो अब चूंकि वो गर्द से भरी पड़ी थी वो सीडी, तो उस्ताद मोहतरम एक जगह पे यहाँ पहुंचे हुए थे कि सीडी फंस गई। अब उस्ताद मोहतरम ने कोई 7 मिनट इसी पे लिप सिंक किया। वो तो बस क्या बताएं आपको, जो मेजबान थे वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि पैसे आपने इतने मांग लिए हैं और हमारे सामने बैठ के आप या कर रहे हैं। तो एक बंदे ने यह भी किया, सौन भादरों है देखो किते उस्ताद अर्थ ना हो गया होवे। एक बंदे ने भी क्या, छड़ो इन्हों यही करने की आदत आ। एक बंदे ने घबरा के तो एम्बुलेंस भी मंगा ली। आप लोग अपनी चोंच बंद रख सकते हैं। और खान साहब केड़ी चोंच बंद रखिए, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਆਉਨੇ ਆ। ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਗਾਫ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ। जी जी सुनाइए सुनाइए। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਚਿਮਟੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਮੁੰਡਿਆ। हाँ जी साहब जी। ओ शाम जई सुरमीली सुर्खी, ओ शाम जई सुरमीली सुर्खी, भजन निम्मी निम्मी लो, तू मिल बैठे ने मुकड़ा इकते वेले दो। शाम जई सुरमीली सुर्खी, भजन निम्मी निम्मी लो, शाम जई सुरमीली सुर्खी, भजन निम्मी निम्मी लो, ओ तू मिल बैठे ने मुकड़ा इकते
श्याम जय सुरमीली सुर्खी 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 भजन निन्नी निन्नी लो श्याम जय सुरमीली सुर्खी श्याम जय। आपको साल पहले कहता रहा हूं तुर्की की नेशनैलिटी ले लेते हैं, आपने इनकार कर दिया। वहां गाना बजाना भी होते रहना था और आपको ड्रामा अर्तुगुल में घोड़े का पार्ट भी मिल जाना था। ਲੈ ਉਰਤਗੁਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਰਤਗੁਲ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਘੋੜੇ ਬਣਾ ਛੱਡਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਲੰਬੋ, ਉੱਥੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਦਵਾਓ ਇਹਨੂੰ। ये क्या, देखिए उस्ताद मोहतरम के साथ बदतमीजी। इन्हीं शौकियों की वजह से आप गांव गांव खज्जल होते फिर रहे हैं। तो तुम्हें बड़ा 1 to 5 ले रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ओ राणा साहब, ये जो आपने इतनी सारी मिसालें दी हैं, ये इन्हीं दिनों में बनाई हैं? आप क्या एलियन हैं? आप इस दुनिया में नहीं रहते, आप मुश्तरी के बाशिंदे हैं। मुश्तरी तो समझते हैं ना, मुश्तरी होशियारबाश। मैं हनीफ मिस्त्री का बेटा हूँ जी। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, आप ठीक ठाक हैं? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक, आप अपनी सुनाइए। बड़े आपके इत्तेहादी इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके ऊपर। हाँ, वो चीनी के हवाले से जो आजकल बड़ा एक स्कैंडल बना हुआ है जी, उसमें मेरा नाम भी लिया जा रहा है और वो खामखा का ढोल है जो मेरे गले में डाल रहे हैं और वो मुझे बजाना पड़ रहा है। हालांकि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई, ये मौक़िफ़ तो जरदारी साहब का था, उनकी ये डिमांड थी और फिर वो काबीना में ये पास किया गया, उसकी एक्सपोर्ट जो है। हाँ। अब मैं तो हैरान हूँ फरीद साहब, ये नवीद कमर साहब पे, हालांकि वो मेरे मूंछ फैलो हैं और उन्होंने मूंछ सफ़ेद रख के मुझसे ज़्यादा मुदब्बर होने की कोशिश भी की है। वो कह रहे हैं जी कि अगर हम एक्सपोर्ट की इजाज़त ना भी देते तो ये स्मगल हो जानी थी। ये तो बराह रास्त आपकी वजारत को चैलेंज करने वाली बात। अब देखें ना, ये ऐसे ही है, कोई आदमी घर से निकले और पंक्चर वाली दुकान पे गाड़ी खड़ी करके वहां से सुआ लेके खुद गाड़ी पंक्चर करके गए, पंक्चर लगा दो और उससे पूछा जाए कि आपने खुद क्यों पंक्चर कर दी, तो वो बताए कि जी अगले चौक में बड़े कील हैं, उधर पंक्चर हो ही जानी थी। उधर चूंकि कोई पंक्चर की दुकान नहीं है इसलिए मैंने फिर पंक्चर की दुकान पे ही पंक्चर कर ली है। या यूं कह लें कि आप खुद ही दरवाजा खोल दें, बाहर डाकू साहब आए हैं, दरवाजा ना खोला तो उन्होंने दीवार फलांग के आ ही जाना है। भाई मेरा क्या लेना देना, इसको एक्सपोर्ट कोई और कर रहा है, उसके बाद इंपोर्ट किसी और ने करना है, चीनी किसी और की बिक रही है, खरीद कोई और रहा है, मुझे खामखा इसमें क्यों आप घसीट रहे हैं? मगर राना साहब, सेनेटर ताज हैदर ने तो आप पर एक संगीन इल्जाम लगाया है कि आपने 14 लाख टन चीनी स्मगलर्स के साथ मिलकर स्मगल की और डॉलर्स कमाए। देखिए, ताज हैदर साहब हमारे सीनियर सियासतदान हैं, बड़ा उनका चिट्ठी चिंगम जैसा मुंह है। ये बड़ी ही बेवकूफ़ाना उन्होंने बात की है, बड़ी अहमकाना बात की है, मैं उनको अब क्या कह सकता हूँ। भाई इस तरह इल्ज़ाम तराशी ना करें, आप हमारे इत्तेहादी रह चुके हैं और इस तरह आप इल्ज़ाम तराशी करके सारा मलबा हम पे क्यों डालना चाह रहे हैं? हाँ। एक जो चीज़ हुई है उसकी असल जो वजूहात हैं वो सामने लेके आए। मेरा कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। आप लोगों ने ये अगर स्मगलिंग का मुद्दा मुझ पे डालना है तो स्मगलिंग अगर होती तो फिर डालते। अभी तो आपने खुद इजाज़त दी है इसे एक्सपोर्ट की, अभी तो एक्सपोर्ट हुई है जिसकी वजह से चीनी का खाना खराब हुआ है। ये देखें कि एक्सपोर्ट करना किसकी चाहत थी जी और किसने इसकी इजाज़त दी। वाह। इसमें कैबिनेट में इसकी इजाज़त दी गई है, मुझ अकेले पे तो ये मुद्दा ना डाला जाए। वो क्या है कि वो बंदर किला खेलते हुए एक को रस्सी पकड़ा देते हैं, बाकी सारे शुरू हो जाते हैं।
तो आप इसको बांदर के लाना बनाएं, आप इसको जो इशू है उसको बतौर इशू ही आप इसे डील करें। राणा साहब, आप ही के इत्तेहादी थे जो आज आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। अपने ही करते हैं जी वाल, गैरों की तो जरूरत ही नहीं होती। सही कह रहे हैं गौरी आप ये देखिए ना कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको एयरपोर्ट पे कोई आदमी कहे कि भाई ये जरा मेरे सामान का ध्यान रखना, मैं बाथरूम से आऊं, और पीछे से कस्टम वाले आके उस सामान की वजह से आपको पकड़ के ले जाए। भाई जब इक्तदार में थे, जब इकट्ठे थे, जब इत्तेहाद था, उस वक्त तो आप चूरी खाते रहे हैं। अब इक्तदार नहीं रहा तो आपने उस इत्तेहाद की चूरी बनानी शुरू कर दी है। राणा साहब, ये जो अब कह रहे हैं कि चीनी स्मगल हो जानी थी, तो जब आप वजीर दाखिला थे तब इन्होंने आपसे ये बात की थी? मेरे से ये बात करने वाली है, मुझे बताइए, या समझ में आती है बात कि अब मुझे आके कहें जी हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट, स्मगल तो हो ही जानी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मरीज डॉक्टर से आके कहे कि डॉक्टर साहब मैंने फौत तो हो ही जाना है, फिर दवाई रहने देते हैं। वाह राणा साहब वाह। और वो घर जाके बड़े आराम से लेट के फौत हो जाए। भाई खुदा के लिए आप कुछ थोड़ा सा समझ बूझ के साथ काम लें। अगर अब इक़्तिदार नहीं रहा तो आप उस इत्तेहाद को तो बर्बाद ना करें। बिल्कुल। वो 5-6 दोस्त मोहल्ले में किसी घर की बेल बजा के दौड़ते हैं, बेल तो एक नहीं बजाई होती है, दौड़ते सारे ही हैं। मगर मेरे जैसा को बीच में सीधा साधा कहता है कि भाई मैंने कौन सी बेल बजाई है, वो बेचारा आराम से पैदल चलना शुरू कर देता है। बाकी 4 बज जाते हैं, पकड़ा वो जाता है। अब जिसने बेल बजाई है वो दौड़ रहे हैं, तो मैंने चूंकि बजाई नहीं है इसलिए मैं बात कर रहा हूं। ओ राणा साहब, ये जो आपने इतनी सारी मिसालें दी हैं, ये इन्हीं दिनों में बनाई हैं? आप क्या एलियन हैं? आप इस दुनिया में नहीं रहते, आप मुश्तरी के बाशिंदे हैं। मुश्तरी तो समझते हैं ना, मुश्तरी होशियारबाश। मैं मिस्त्री का बेटा हूं जी। अगर आंखें खोल के आप जिंदगी गुजारें तो ये सारी मिसालें इधर जमीन पे मौजूद हैं। तो बात ये है फरीद साहब, मैं सोचता तो यही हूं कि खामोश रहूं, मगर जब इनकी तरफ से कोई इस तरह के तीर चलाए जाते हैं तो तीर को रोकना तो है हम। तो राणा साहब, इलेक्शंस के बारे में क्या ख्याल है? फरवरी में हो रहे हैं? जी, मैं ये समझता हूँ फरवरी में इलेक्शन मुझे नज़र आ रहे हैं, और उसमें मियां नवाज शरीफ साहब नून लीग की इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। शेर एक बारी फिर। नहीं, अब तो जो हालात कर दिए हैं ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने, अब तो लोग कहते हैं कि हर बारी शेर। मगर राणा साहब, पीटीआई तो ये कहती है कि नून लीग इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। फरीद साहब, किस बात से घबराना है? इलेक्शन है, ये सांप है जो गिट्टे पे लड़ जाएगा। भाई ये पीटीआई वाले तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे अल्लाह के फजल से, जब से हम इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। इंशाल्लाह फरीद साहब, हम इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे, और इस तरह उतरेंगे जैसे गोदाम के आगे सीमेंट का ट्रक उतरता है। ये मिसाल मैंने अभी बनाई है। चलो तुसी क्या सीमेंट है तो बना लिए कुछ। जाहिर है, या मिसाल बना लो या खुरा बना लो, कुछ राणा साहब, मुझे बहुत टेंशन है, इलेक्शन जल्दी होने चाहिए। फरीद साहब, यदि टेंशन ते खत्म करो तो कीमे वाले 6 नान मंगा के इनू ते दियो। बाकी लोग तो इलेक्शन का सोच रहे होते हैं ना, इलेक्शन होगा फिर गवर्नमेंट बनेगी और खुशहाली आएगी। ये सिर्फ यही सोचता है कि इलेक्शन होगा और कीमे वाले नान आएंगे और रहते वाला पतीला आएगा, और अगर कोई वाकफ मिल गया तो बांटने पे मेरी ड्यूटी लग जाएगी। और वो बेचारा इलेक्शन सिर्फ इसलिए हार जाएगा कि उसका सारा सौदा मैं खुद खा जाऊंगा। वो उम्मीदवार बेचारा अपने हलके में ही हल्का हो जाएगा। ये मेरे फैसलाबाद का है फरीद साहब, और मेरे इलेक्शन में 15-16 बच्चे भी अपने लेके आ गया। और मैंने कहा यार इनके तो वोट ही नहीं बने हुए। कहते जी जिदा वोट ना बने हुए उन्हें भुख नहीं लगती। राणा साहब, ऐसी कोई गल नहीं,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰਾਣੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। एक बच्चा ਤੁਹਾਡਾ बहुत ही फैन है, वो बैनर का पजामा कुर्ता बनाता है। वैसे राणा साहब, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की आपस की लफ्जी जंग शुरू हो गई है और ये ड्रामा उसी वक्त करते हैं आप लोग जब इलेक्शन नज़दीक हो। ड्रामा आप इसे क्यों कह रहे हैं? इस लफ्जी जंग में कौन सा अमानत चंद ऐसे कर रहा है? भाई देखिए, ये तो इत्तेहाद जब होता है तो वो एक कमिटमेंट होती है। जाहिर है वो कमिट करके चलना होता है। सबको उसी तरह उतना ही अहम समझा जाता है जितना आप खुद हैं जी। तो जब इत्तेहाद ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आप बात तो कर सकते हैं ना, आपका इख्तलाफ भी हो सकता है, किसी भी इशू पे हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप यहाँ पे जब शो की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और चूंकि आप लोगों ने सबने कमिट किया हुआ है इस शो को, तो आप लोग यहाँ पे एक दूसरे की सुन के एक दूसरे की को बता के चल रहे होते हैं। जी। जब शो से बाहर जाते हैं तो सब ने अपनी अपनी डगर पकड़ ली होती है। गौरी साहब अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, थैला साहब किसी की गाड़ी में बैठ जाते हैं, जुल्फी साहब अपनी परवाज ले लेते हैं और गोगा जी किसी अपने वाकफ के दरबार पे चले जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी शुरू हो जाती है ना। इसलिए ये कहना कि ये ड्रामा शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है, ये नेचुरल है। फरीद साहब, हम भी जब किसी से इत्तेहाद बनाते हैं तो अपनी की हुई कमिटमेंट्स पूरी करते हैं। सर, आप आपस की तो कमिटमेंट पूरी कर लेते हैं, काश अवाम के साथ जो की हुई कमिटमेंट है वो पूरी करें। अच्छा यार, तेन ऐत की ते लै दियांगा बकरा, फिक्र ना कर। वैसे राणा साहब, आम लोगों की जुबान पर तो यही है कि ये सब सियासी ड्रामा है, अपने मफाद के लिए आप एक भी हो जाते हैं और अलग भी हो जाते हैं। ओ भाई, लोगों का क्या है, जो ये बातें कर रहे हैं उन लोगों ने तो मुझ पे मंशियात भी डाल दी थी, बाद में मुकर भी गए, एक दूसरे पे डालते रहे, उसने डाली है उसने डाली है। हाँ। सो फरीद साहब, 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते गांड, इलेक्शनों में इंशाल्लाह इनके कर देंगे मुंह बंद। गोगे तेरा खुला ही रहेगा, तो फिक्र ना कर। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तो गोरों में आपने कभी नहीं सुना होगा कि चौधरी पीटर टवाना या मलक जोसेफ अवान या ये हैं जी स्टीफन अराई साहब, या आप नहीं सुनेंगे कि ये बेंजामिन बट से मिलो। यार जिमी, तुम चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी हो, इसलिए खबर पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में जहमत दी है तुम्हें। नहीं, जहमत किस बात का, या कोई ऐसा बात नहीं है। हम तो इधर अंदर इसका की बताया नहीं तुम लोगों ने, ये तो सारा मेरा यार बन गया हुआ है। जी जी बिल्कुल। सारे इन सबके साथ फ्रेंडशिप है, इतना मैं तो इधर आता हूँ, बड़ा खुश होके आता हूँ। जब मैं पाकिस्तान में आता हूँ तो मैं लास्ट मान इधर अस्पताल में होके जाता है डेफिनेटली। चलो जी, बड़ी मेहरबानी जिमी। एक खबर है, वैसे एक रिसर्च बरतानवी हुकूमत ने आदादो शुमार जारी किए हैं। हाँ जी। वो आदादो शुमार ये है कि बरतानिया के निकम्मे नौजवानों में पाकिस्तानी नौजवानों का तनासुब सबसे ज्यादा है। ये हंसने वाली बात नहीं है। बड़ी खुशी हुई। और तो सर अब पता चला ना, विकिटा शुरू को पता है, मैं तो इस वास्ते हंसला के गौरिया ने और रिसर्च किया, मैंने पहले कहा बैठा होया। बात ये है कि ये जो हमारा पाकिस्तानी भाई है ना जी। हम लोग जब उधर जाते हैं, पहले तो हमने इधर से जाने का बड़ा जल्दी है, सारा पाकिस्तान बाहर जाना चाहते हैं। हाँ जी। और लोग समझते हैं कि असि उधर जाके या ते इंग्लैंड जावांगे ते डिप्टी चार्ल्स लग जावांगे या अमेरिका जावांगे ते असि व्हाइट हाउस दी खिड़की चो परना सीट ते सुट के ते जो बाइडन दी सीट माल लवा। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जब उधर जाके प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं ना, ये जो हद हरामियों वाली जिंदगी वेला, देखो बात ये है, गुस्सा करने वाली बात नहीं है। असल बात तो यही है, बहुत कम लोग ऐसे उधर गए हुए हैं जो पढ़े लिखे और डिग्री व होल्डर हैं। जी जी। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं,
और दूसरा IT वाला लोग गया हुआ है उधर, बड़े पढ़े लिखे लोग हर फील्ड में गए हुए हैं, मगर ज्यादा लोग उधर वो गए हुए हैं जो घर में वेला रहना है। लोग कहने नहीं ईसा कि इतने कुछ नहीं करना, इसको बाहर भेज दो। हाँ जी बिल्कुल। फिर ढूंढते हैं बंदा बुंदा को, ढूंढते हैं को किसी तरीके से वीजा लगवा के बाहर भेजते हैं हाँ। उसको जो इधर वेला रहता है। तो क्या कहने ने वो जेड़ा लाहौर पैदा हो मक्के भी पैदा, जो इधर वेला रहना उधर भी वेला ही रहना ना। मगर जिमी वहाँ तो काम की बगैर गुजारा नहीं है, यानी काम नहीं करेगा तो बंदा वहाँ खाएगा कैसे? और यार इन्ना की क्या परवाह है, उधर वालदेन बैठे हुए हैं बेचारे, मर रहे हैं मेहनत कर करके। बिल्कुल। अब हमारे ज़हन के अंदर से ये निकल ही नहीं रहा कि मैं ये छोटा काम है मैं क्यों करूं। हाँ। मैं बड़ा हूं, मैं वड्डी फैमिली ना बंदा हुआ, मैं मलक साहब हाँ, मैं टवाना साहब हाँ, मैं आराई साहब है, मैं भट्ट साहब हाँ, मैं मलक साहब, मैं क्यों कम करूं ये वाला, ये तो छोटा काम है। जबकि उन जो सोसाइटी है गोरों का, उधर गोरों में आपने कभी नहीं सुना होगा कि चौधरी पीटर टवाना या मलक जोसेफ अवान या ये हैं जी स्टीफन आराई साहब, या आप नहीं सुनेंगे कि ये बेंजामिन बट से मिलो। ये इधर हम बनाया हुआ है, हम लोगों ने, मलक साहब, टवाना साहब, सिंधु साहब। हाँ। यार क्या कर रहे हो खुदा ने बंदे हो, लोग चंद पे पहुंच गए ने ऐसी बट शेख राई छिपासी हुए इंसान है सारे। अब तो इतना अवेयरनेस आ चुका है लोगों में जी। कि सब एक दूसरे को बराबर से, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं है। ऐसा कि इन गल्ला की भूल जाना चाहिए कि मैं ये काम क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं, मेरे स्टेटस का काम नहीं मिल रहा, मैं टवाना साहब का बेटा हूं, मैं भट्ट साहब ना बेटा हूं, मैं शेख साहब ना बेटा हूं। यही नहीं बच्चों के जहन से निकला, और ये खुद डालते हैं। अच्छा, खुद डालते हैं। इधर भी तुम देखो ना पाकिस्तान में क्या होता है, जरा सी को बात करता है तो कह देते हैं कि तू उन सादा मुंडा होके खानदान ना नक कटवाएगा। क्या करना पिया उन तू पेंशन वाली दुकान खोलेगा। वो जरा क्या करने हो दूसरों लोग, अगर उसका वसाइल इतना है, उसको एक चीज का पता है, या उसके पास पैसा इतना है कि उसकी तौफीक इतनी है कि उसकी पेंशनानी दुकान ही खोल सकना है, तो इसमें क्या अर्ज है। हाँ जी बिल्कुल। अब जो इधर से गए हुए ना, उधर का बच्चों का कसूर कम है। जो इधर से टवाना साहब, भट्ट साहब, मलक साहब, अराई साहब गए हुए ना उधर, वो उधर 20-20, 30-30 साल रहने के बावजूद उनकी ज़हन चो नहीं निकलना कि मलक साहब बैठे हुए। यानी जिमी ज़हनियत नहीं तब्दील हुई उनकी। हाँ, अब जो उनकी आगे जनरेशन है, उनके आगे जो बच्चे हैं, वो कोई काम छोटा मोटा करना चाहते हैं, तो माँ बाप अभी 20-20, 30-30 साल बाद भी उधर रहने के बाद भी वो कहते हैं कि क्या करने यारा, मुश्किल टाइम मैं कटी लिया है, क्या सोचे तो सारा उधर तेरा दाद के तेरे नान के पाकिस्तान में उनको पता चलेगा कि नीफे ना मुंडा उठे स्विमिंग पूल साफ करना है। वो क्या सोचेंगे, ओ यार खुदा का बंदा क्या करते हो, क्यों इस चीजों पे फंसे हुए हो, स्विमिंग पूल बंदे ही साफ कर देने। यकीन मानो मैं एक दफा अमेरिका में एक होटल में रह रहा था, उधर एक जो वो हाउस कीपिंग में जो एक लड़की वो आके मेरा कमरा में और साफ कर रहा था, उसकी मैंने हमें पूछ लिया है, मैं क्या भला पूछूं तो सही अमेरिका में कितना पे है। तो मैंने उसको पूछा कितना पे है तुम्हारा, उसने बताया इतने डॉलर मैं देता हूँ। मैंने कहा तो पूरा वीक लग जाता है तुम्हारा इधर ही। कहते नहीं मैं कभी आ जाता हूँ कभी नहीं आता, मैं अभी पढ़ रही हूँ। लड़की स्टूडेंट ही पढ़ रही थी। सही। तो बातें करते करते पता चला कि जिस इतने बड़े होटल के अंदर वो बच्ची हाउस कीपिंग का काम कर रही है, वो उसके बाप का है। ये बात है, हम लोग इधर फंसे हुए हैं। असांकी क्यों कह देता है, उसांकी क्यों कह देता है। ओ यार खुदा ना वास्ता जाने दो। जिम्मी यार मैनू वीजा लैके दे तू इंग्लैंड दा, तू जेड़ा काम कहेगा ना मैं उत्थे करांगा।
एक गल वीजे को भी तो पूछ लीजिए कि तू ईसा के पास जाना कि नहीं। बात कुछ सीरियस हो रहा है फिर अपना भी चक्कर पा देते। जिम्मी, वीजा लेने से पहले तक की बात होती है, वहां जाने के बाद कहते हैं मैंने ये काम नहीं करना, मैंने वो काम नहीं करना, मुझे कोई बड़ी अफसरी वाली नौकरी दे। ये बात है यार, यू आर वेरी इंटेलिजेंट मैन। देखो बात ये है, इधर से कहते हैं हम सब कुछ कर लेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, उधर जाके पसर जाने दें। उधर जब पता लगता है ना कि जितने दिन काम नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, बिल्कुल, तो कहने नहीं यार तो पैसा मिल रहा है तो फिर काम काटे नहीं करना। तो उसी चक्कर में सारी जिंदगी गुजार दी है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सारी जिंदगी काम नहीं किया, गवर्नमेंट से पैसा लेकर रोटी खा के सौ जाने। अच्छा यार जिमी, मेरे जॉगर लाए? हाँ ले आए हम, वो एक वड्डा ते एक छोटा आ गया। वो पुत्र पाल है ना, दोवें लंगड़ी टायर खेड़ दे रहे। हद हो गई है यार, बात कुछ और कर रहा हूँ। उठ काम करना पड़ता है यार, ऐसे ही है, काम करना पड़ता है। वहाँ जो सदर है वो भी काम कर रहा है, ये देखो ना ओबामा काम कर रहा है, वो सबको पता है। जितने भी प्रेसिडेंट है वो छोटे छोटे काम करते हुए हैं। वजीर ये वो वजीर है पामे, प्राइम मिनिस्टर है इसका इंग्लैंड का, जी जी, सारे काम करते हैं नौकरी की तरह। वो प्राइम मिनिस्ट्री करते हैं, उसके बाद वो फिर जाके अपना काम करते हैं। उठे जेड़े साढ़े पाकिस्तानी जाने ने गोगेर के बंदे सारी रात बह के रोंदे रहने ने, बच्चे याद आ रहे ने, बच्चे याद आ रहे ने। तो सवेरे काम ते नहीं जाने, फिर सारा दिन सुते रहने। यार सुता क्यों नहीं आए भाई जी, रात नू जागदा रहा, रात नू क्यों जागदा रहे यार, बच्चे याद आने ने। बंदा पूछो ना कि क्यों याद करना, उठ के काम करो ना, को तंग आ गए इतने आया है। जिम्मी, वैसे भारतीय और बांग्लादेशी भी पीछे नहीं है। 12% बांग्लादेशी नौजवान भी जो है वो निकम्मे, और 7.3% भारतीय नौजवान भी निकम्मे है वहाँ। तो चमड़ी तो उन्होंने भी साढ़े आली है ना। इधर इस खिते को ये बीमारी है। हाँ, उधर आपको जाकर देखो उस चिट्टी चमड़ी वालिया ने उड़ गया, बल्कि ये काले भी उधर के जो लोग हैं जी, अब देखो ना, ये काला इधर अमेरिका का काला कितना ताकतवर और कितना मेहनती है, बल्कि सारा मेहनत वाले काम वो करते हैं। गोरा जो है वो भी बड़ा मेहनत करते हैं। उन लोगों का लाइफ स्टाइल है मेहनत करना। अच्छा जिमी भाई, इंग्लैंड च ट्रैफिक इशारियां ते मंगन दिंदे ने? क्यों? गोगा कह रहा मैनू इंग्लैंड का वीजा ला दियो। ये उठे इशारियां ते मांगते नहीं सकता है, गड्डी च वज के पैसे ले सकता। जिम्मी सानू दोवां नू कदी इंग्लैंड दा वीजा लै देवे ना, मैं रेत दे विच गोगे नू अद्धा अद्धा दब के कहना कि समुंदर ने जल परी बाहर सुट्टी। देखो ना जरा क्या सोच है, कोई मेहनत वाला काम नहीं करना, उन गोगे नू गाड़ के ते पैसे ला रहे हो। ये कोई नया काम नहीं है जुल्फी, ये काम यहाँ पाकिस्तान में भी कर सकता है। इथे ही कर, तू कराची चला जाओ, उड़े समुंदर विच गाड़ लाए। तो मसला ये है कि जब तुम ये सोच लेता है कि छोटा और बड़ा काम, बिल्कुल ऐसे, जब तुम ये सोच लेता है कि छोटा और बड़ा जात, अपने जाता बनाइया हुई हैं, अपने अपने ज़हन बना के ये कम छोटे है, कम बड़े है, ओ यारा खुदा का वास्ता है, जाने दो इन सब बातों को। मेहनत करना है जब तो करना है, बात खत्म हो गया। वो कोई भी काम हो इज्जत वाला होना चाहिए, हाँ जी, गैरत वाला होना चाहिए, उसमें आपकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, बिल्कुल, तो वो करो यार, क्या करती हो, क्यों इस चक्कर में पड़ा हुआ है। इस गलो रिसर्च आया कि इतने पाकिस्तानी बोटे वेले फिरने। आपको पता है उधर एक ब्रिज है, पुल कहने हो तो सकी जिन पुल वो पाकिस्तानी पुल मशहूर। मैं कह यार पाकिस्तानी पुल क्या मतलब है, पाकिस्तान को रास्ता जाना है, कहने नहीं जी इस पुल के थले पाकिस्तानी बड़े सुटे होंगे ने। ईमान से मैं हैरान हो गया। उधर बेचारे बच्चे स्टूडेंट्स जाती हैं, जब घर से ही आप झूठे जा रहे हैं, स्टूडेंट वीजे पे जा रहे हैं और उधर जाके काम के चक्कर में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते ही नहीं है, तो फिर इसी तरह रिजल्ट निकलेगा ना। पाकिस्तानियों ने उधर बहुत बहुत बड़ा नाम भी बनाया। कई लोग हैं जो अरबपति हो गए हुए हैं, जिन्होंने को इन्हें डॉलर ने कि तुहाडे पाकिस्तान को बेचारे को हर साल होने आ जान ते मुल्क तोड़दा रहता है। सही बात। मगर उन्होंने लोगों को जिन्होंने मेहनत किया है। बिल्कुल।
नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और गोगा तो माशाल्लाह वड्डा मेसू इंज खांदा जिवें चींगम नहीं खाई। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੈਲੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਨੂੰ ਮੇਸੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी जिया साहिबा, आज हस्बे डाक में क्या है हमारे पास? अच्छा फरीद साहब, वैसे तो हस्बे डाक में हमें बहुत सारे खतूत, मेल्स और मैसेजेस मिलते हैं, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम सबको तो शामिल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खतूत, मेल्स और मैसेजेस को शामिल करें। बिल्कुल ठीक। तो पहला हमें जो मैसेज मिला है अहमद इसरार का है, लाहौर से है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, मेसू अब वो पहले वाला मेसू नहीं रहा जो आखिर तक मिठाई के डब्बे में पड़ा रहता था और डब्बे से छान बुरे में चला जाता था, बल्कि मेसू अब एडवांस और मजेदार हो गया है। यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देख लें। बिल्कुल ठीक है, कहे दिन जाना मैं अपनी शुगर वधान। अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। अब ये कहाँ मेसू खाता फिर, अब तो एहतियात करनी पड़ती। हाँ, ये है कि 6 महीने पहले तक, अब ये 6 महीने ज्यादा हो गए हैं, उम्र बढ़ गई है। 6 महीने पहले तक मैं किलो मिठाई खा लेता। तो अभी भी अगर आप किसी को दावत देना चाहते हैं मेसू खाने की, तो वो फिर गोगा ही है हमारे पास। बिल्कुल सर, मैं भी यही कह रही थी। गोगा जी को ट्राई करा देते हैं। और गोगा तो माशाल्लाह वड्डा मेसू इंज खांदा जिवें चींगम नहीं खाई। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥੈਲੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਨੂੰ ਮੇਸੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं, बात उनकी वैसे ठीक है कि मेसू भी अब बड़ा जदीद हो गया। अब तो मिठाई का इतना कंपटीशन है कि जो भी नई आती है फ्रेंचाइज या कह लें कि अपना चेन आती है कोई मिठाई की, अब तो चेन ही आती है, सिंगल दुकान तो घट ही खुलती है, वो हैरान कर देती है। बिल्कुल सही। ओ हो मिठाई का ऐसा मुकाबला शुरू हुआ हुआ है ते उधरों मक्खियां ही डांस कर दियां होणगियां। तो शुक्र है साडा रिजक वध रहा है। अच्छा जी, दूसरी हमें मेल आई है कनाडा से और ये की है कप्तान सिंह साहब ने। कहते हैं अजीजी साहब, हीरा सुपरहिट जो फिल्म बनाने का सोच रहे हैं, वो फिल्म भी सुपरहिट है और आपका शो भी सुपरहिट है। हम दिल दे चुके सनम देखकर मजा ही आ गया। बहुत शुक्रिया कप्तान सिंह साहब, लाजमन आपको मजा आया होगा, चूंकि जाहिर है हमारे सरदार भाई हैं। और इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोड शेडिंग मुसलसल होती है। हाँ, रटा पड़ा रहता है उधर भी बिजली का। अच्छा। तो महंगाई तो जाहिर है पूरी दुनिया में ही हो गई हुई है। तो कप्तान सिंह साहब भावें कनाडा रह रहे हो या वापस कभी कभी इंडिया आए, खर्चा तो उनका बहुत होता हो। वो तो सरदार भरा साडे अंदर खांदे भी बहुत ने। पूरा पंजाब जो है ये उधर का हो या इधर का खराक खोर तो होता ही है। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही महंगाई हुआ है। जी सही बात। हाँ जी सर। और अगली हमें मेल आई है तनवीर अमजद की ननकाना साहब से। जी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, कराची से आशोब चश्म की खबरें आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि बीमारी है। हाँ जी सर। हाँ जी, आशोब चश्म बीमारी है आंखों की। हाँ जी। और कह रहे हैं कि आप प्लीज अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को आगाह करें कि ये बीमारी एक दूसरे से मुंतकिल हो सकती है, इसलिए लोगों से मिलते हुए एहतियात करें। ठीक है जी, कल तो सारे कालियां इनका ला के शो करोगे। कालियां इनका काले रोड अजीजी मैं भी लगा लूं काली है ना। लाड़ी पाएगी भाई जी, उन्होंने क्या एहतियात करो। और कराची में तो फैली हुई है। तो आप तो कराची चक्कर लगाते रहते हैं। लो जी हुण जदों फरीद सियाना साहब आन ना कराची जी सलाम लैनी। अच्छा, ये यहाँ पे ही है कि जब कोई बीमारी फैलती है, वैसे पूरी दुनिया में अब तो कोरोना के बाद हो चुका है कि कोई बीमारी फैले तो फिर एहतियात शुरू करते हैं। मगर कंपैरेटिवली जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं ना जी, समझदार लोग, जी जी, वो वैसे ही एहतियात में रहते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बाहर के ममालक में चूंकि ये चक्कर तो लगाता ही रहता है। आपको पता है, कदी गुजराले ते कदी अमरीका, कदी उथों फिर सीधा मरीद के, मरीद के फिर सीधा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो फिर सीधा भगवानपुरे,
तो मेरा मतलब है कि सफर में देखते हैं कि जो होते हैं ना जी गोरे या पढ़े लिखे जितने भी कौमें हैं उनके लोग वो जहाज में इधर उधर बड़ी वो एहतियात करते हैं। वो बाकायदा सफाई का, हाथों की सफाई का इधर उधर ख्याल रखते हैं। वो ज्यादा चीजों को हाथ नहीं लगा रहे होते। जैसे वो किसी जगह पे हाथ डालना मकसूद हो ना जी, तो वो एहतियात करते हैं कि ना ही हाथ लगाया जाए, इधर बहुत सारे हाथ लगे हुए हैं। तो हमें जरा होश बाद में आती है जब चुगा सड़ जाता है। तो वाकई एहतियात करनी चाहिए। अगर इस तरह की कहीं कराची हो, लाहौर हो, कहीं भी इस तरह की कोई अगर बीमारी है जो एक से दूसरे बंदे को लगती है तो फौरन एहतियात शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और अगला हमें मैसेज आया है जुफा आमिर का, और ये है कराची से। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम सलाम सुफा बेटे। कहती हैं हम भी कद्दू को दंदी काट कर ही चेक करते हैं। कहती है मेरे घर वाले मुझे मना करते हैं कि बुरा लगता है, लेकिन जब तक मैं चेक ना कर लूं दंदी काट कर मुझे तसल्ली नहीं होती है। नहीं तो आप बेटी उनसे कहा करो कि वो जो डंडी होती है कद्दू की उसको ही चखना होता है। वो तो पकाते हुए वैसे ही ऊपर से उतारी जाती है। तो वैसे उसके याके का पता चल जाता है कि कद्दू कौड़ा ते नहीं है। हाँ जी, कद्दू ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਗੋਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। यार तुम कैसे जाहिल आदमी हो जुल्फी। कोई तू भी बन के दिखाया कर। हाँ नहीं, ये वाकई कद्दू का डंडी से पता चल जाता है। जैसे गौरी कहता है कि हैट से ही पता चल जाता है कि गौरी पढ़ा लिखा। जी सर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि गौरी साहब ने कद्दू को कभी ना कभी दंदी जरूर काटी है। जाहिर है कद्दू को नहीं तो कम ही कम बैंगन को तो जरूर काटी। नहीं अजीजी, यकीन करो मैं बैंगन की इज्जत करता हूँ। अरे मैंने देखा है बैंगन भी तुम्हारी इज्जत करता है। जीन जी है ना। यस यस। दोवें आमने सामने आए, इन्होंने अपना हैड इंज लाया, उन्हें अपनी डंडी इंज लाई। ग्रीन कलर की होती है। अच्छा जी, अगला हमें खत आया है जुबैर इकराम का बहावलपुर से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से ट्रांसपोर्टर्स और रिक्शे वाले महीने में 2 बार किराया बढ़ा देते हैं। आवाम के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या काम पर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। आखिर हुकूमत इन ट्रांसपोर्टर्स को कब लगाम डालेगी? ये भी बात ठीक है। ये गवर्नमेंट को सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि सियाने लोग कहते हैं कि तरक्की के लिए सबसे पहले मवासलाती निज़ाम जो है वो बेहतरीन होना चाहिए। जाहिर है मवासलाती निज़ाम सफर के लिए होता है, सफर को भी देखना चाहिए। मगर साथ में ये जरूर कहूंगा अपने व्यूअर्स को और अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को कि अल्लाह वास्ते पैदल टुरना शुरू कर दियो। पूरी दुनिया में लोग पैदल सफर कर रहे हैं। बिल्कुल 2-2, 3-3 किलोमीटर के लिए कोई ट्रांसपोर्ट, कोई कन्वेंस नहीं पकड़ते, पैदल जाते हैं। हाँ, इससे ज्यादा सफर हो तो फिर मतलब 2 किलोमीटर तक तो मैंने देखा है कि अक्सर लोग ना जी पैदल रोज आते जाते हैं। यहाँ हमारे ये हालत हो चुकी है कि हम अपनी गाड़ी पे जाएं ना अगर कहीं शॉपिंग करने, तो साडी कोशिश होती है कि गड्डी अंदर जाके शॉपिंग मॉल दे जिथे टिल है ना पैसे वाली गल्ला उधर लगा या जेड़े काउंटर ते असां जाना है ओदे अगे जाके गड्डी तो उतरीए ते सौदा लैके ते उसे थां तो ही गड्डी च बैग के वापस आ जाए। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज आया है, हसान ने किया है और ये किया है सियालकोट से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम सलाम जी। कहते हैं आपने नेल्सन मंडेला की रूह वाले सेगमेंट में शानदार अंदाज में बेहतरीन पैगाम दिया। हकीकत में लोग बड़ा बनने के लिए छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमने ये इसलिए ये सिलसिला शुरू किया है कि हंसी खेल तो हो ही रहा होता है जी। इस वक्त जो सिचुएशन है हमारे मुल्क की, हमारी अपनी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम सब उसमें शामिल हैं, उसमें मेरा ख्याल है अब इस तरह की चीज़ों को भी ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि बाकी कौमें किस तरह आगे आई है। रियलाइज करवाना चाहिए अपनों को भी, अपने लीडरों को भी, अपनी आवाम को भी, अपने आप को भी कि अब हम किस रास्ते पे चलना शुरू कर दें ताकि हम तरक्की कर सकें या मंजिल तक पहुँच सकें। चूँकि अब
पौनी सेंचुरी हो गई है आजाद। लेट हो गया अजीजी, पहले ही बहुत ताखीर हो बहुत गई। लेट हो गया, गड्डी निकलती जा रही है। जी आखिरी डब्बे तक बेचते नास के बह जाइए, हाँ जी। ताकि पीछे से किस्मत हमें कह सके जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मशहूर कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि जो माशरा किताब और अदीब की इज्जत नहीं करता, वहाँ सवाल सिर्फ सवाल ही रहता है। वाह वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।